हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का स्कूल सीरीज का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स पढ़ेंगे और पिछले दो लेक्चर में हमने प्रिपरेशन डिस्कस किया है और नोमेनक्लेचर के बारे में बात किए थे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली वंडरवाल फोर्स। अगर मोलर मास सिमिलर है तो हाइड्रोकार्बन से फॉर सिमिलर मोलर मास, molecular mass, melting point and as well as boiling point, both if we compare between hydrocarbon, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन, and haloalkane, अगर कंपेरेबल मोलर मास है यानी कि दोनों का मोलर मास अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है तो फिर हेलो अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बिकॉज इट इज स्लाइटली पोलर हैविंग डाइपोल मोमेंट, कि थोड़ा पोलर है। ये हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट नॉन पोलर होगा, राइट। ओके। अब जैसे बच्चों अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है, स्पेशली इन केस ऑफ आइसोमर, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, CH3 CH2 CH2 Br और CH3 CH3 Br। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लीनियर वाले का ज्यादा होता है। लीनियर वाले का ज्यादा इसलिए होता है कि ऐसे से दो मॉलिक्यूल के बीच ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है, सो स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। बट इसका जो शेप है स्फेरिकल एक्वायर कर रहा है, तो इसके बीच एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? कम है। ऐसे से दो मॉलिक्यूल के बीच अगर वैसे ही मॉलिक्यूल नीचे ले लेते हैं तो कम है, तो वीक वंडरवाल फोर्स लगते हैं, फोर्स लगते हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की जगह, तो सॉलिड स्टेट में हम पैकिंग भी चेक करते हैं। तो लीनियर होने की वजह से इसकी पैकिंग फ्रैक्शन अधिक होती है, प्रॉपर पैकिंग होता है क्रिस्टल में, और ब्रांच वाले का पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये भी एक रीजन होता है। सो आप सिंपली याद रखना, ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ठीक है। तो क्या आप एक क्वेश्चन का आप जवाब सोचिए बेटा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ब्यूटेन के सारे आइसोमर्स ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये हो गया अपना फर्स्ट। एंड सेकेंड में लेते हैं CH3 और CH2Br CH3। और मान लीजिए कि थर्ड में अपन ले लेते हैं CH3Br CH3 CH3। तो इन तीनों में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? क्योंकि ये आइसोमर है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बच्चों? सेम है। तो ब्रांचिंग वाला फैक्टर्स देखेंगे तो पहला में ब्रांचिंग नहीं है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग थर्ड में है
और मोर स्फेरिकल शेप एक्वायर किए हुए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना इंटेक्स का क्वेश्चन है एक 10.6, वो भी अभी करेंगे थोड़ी देर में। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ तो डेंसिटी बराबर बेसिकली होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। सो डेंसिटी जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो ऐसा देखा है कि अगर हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है और नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड लेते हैं एंड नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड लेते हैं, क्लियर। तो इसकी डेंसिटी लेट से ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो अगर आपसे डेंसिटी पूछा जाता है किसका ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आयोडीन का मोलर मास ज्यादा है, तो C की डेंसिटी ज्यादा होगी देन B की देन A की। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं डेंसिटी, जैसे CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो डेंसिटी आप देख सकते हो कि इसमें 4 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, थर्ड वाले की, सेकेंड वाले की, देन फर्स्ट वाले की, राइट। ठीक है, अगर मैं आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछना चाहता हूं, यहां हमारे पास है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड को हमको मेल्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले इसके मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम वैल्यू देखेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो ये 256 केल्विन होता है और ये 249 केल्विन होता है। अपना एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, हमें डेटा याद नहीं रखना है, डेटा से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। चूंकि ये लीनियर है तो क्रिस्टल में, लैटिस में ये प्रॉपर फिट बैठता है, इसकी पैकिंग परफेक्ट रहती है और इनके बीच मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट है, तो इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब ये ना तो ये लीनियर है ना तो ये लीनियर है, तो इस दोनों में हम क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट से देखेंगे। तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो नेट डायरेक्शन इधर रहेगा। इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो नेट डायरेक्शन इधर रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, ये देखिएगा, इधर है डायरेक्शन, इधर है डायरेक्शन, तो ये एंगल 120 है। तो अगर इसका डायपोल मोमेंट इस कार्बन क्लोरीन के वजह से म्यू है और ये वाला कार्बन क्लोरीन की वजह से म्यू है, तो इसका चूंकि ये 120 डिग्री से ओरिएंटेड है, तो इसका रिजल्टेंट म्यू आर जो होगा वह भी म्यू ही होगा, क्योंकि 120 डिग्री से ओरिएंटेड है। लेकिन अगर इसका डायपोल मोमेंट म्यू है और इसका डायपोल मोमेंट बॉन्ड डायपोल म्यू है, इसका इस कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड डायपोल म्यू है, तो यह 60 डिग्री से अलाइंड है ओरिएंटेशन इनका, तो रिजल्टेंट और डायपोल मोमेंट होगा √3 म्यू हो जाएगा। सो इस वाले का डायपोल मोमेंट ऑर्थो वाले का ज्यादा होता है, देयरफॉर ऑर्थो वाले का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। so इसमें तीनों में मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह पैरा वाले का ज्यादा है, फिर ऑर्थो वाले का ज्यादा है, फिर मेटा वाले का है। POM पोम है ना, ये याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली बोर्ड में आता है। अब हम बात करते हैं जरा सॉलिबिलिटी के बारे में। सॉलिबिलिटी देखो, हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर्स। क्या
अगर आपसे पूछा जाता है कि हेलो अल्केन की सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, थोड़ा कमेंट करिए, डिस्कस कीजिए, तो हम लिखेंगे हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली soluble in water, slightly soluble in water। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए कोई भी हेलो अल्केन है हमारे पास, अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। और किसमें डिसॉल्व कराना चाहते हैं? वाटर में। तो वाटर और वाटर के बीच फोर्स कौन सा लग रहा है भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, बिफोर डिसोल्यूशन जो दो कंपोनेंट है अल्काइल हैलाइड और जो सॉल्वेंट है वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच जो फोर्स लग रहे थे वो कौन कौन से हैं? डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इनको मिक्स करेंगे तो नया प्रकार का फोर्स लगेगा। नया प्रकार का जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा भाई? पहले तो पुराने वाले इंटरेक्शन यानी H2 बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, और यहाँ अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच डाइपोल डाइपोल फोर्स ब्रेक होगा और एक नया फोर्स डेवलप होगा, अल्काइल हैलाइड इंटरेक्शन डेवलप होगा और वाटर के बीच, है ना? ये भी काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल ही रहेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा। सो जो नया फोर्स लग रहा है, नया फोर्स जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ है वो वीक होता है कंपेयर टू स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि स्ट्रॉन्गर फोर्स है उसको ब्रेक करना होगा और ये डाइपोल डाइपोल फोर्स को हमें ब्रेक करना होगा, ठीक? तब जाके ये वीक इंटरेक्शन होगा। सो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इनिशियल इंटरेक्शन टू फॉर्म द न्यू इंटरेक्शन। सो सॉलिबिलिटी अल्काइल हैलाइड की वाटर में क्या होती है? लेस होती है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड में भाई? स्कूल में लिखेंगे कैसे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये अपना एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है, वही चीज आपको लिखना है। क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलो अल्केन, डिसॉल्व हेलो अल्केन in water, energy is required, energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between water molecules। तो क्या कह रहा है ये कि अगर हम डिसॉल्व कराना चाहते हैं हेलो अल्केन को वाटर में तो हमें एनर्जी अलग से सप्लाई करनी पड़ती है टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो अल्केन मॉलिक्यूल। ये हेलो अल्केन मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन एंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, इस अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी कहाँ से आएगा? जो इस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगा, बट इस इंटरेक्शन से एनर्जी ही कम रिलीज हो रही है, सो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। सो इसके बाद की लाइन क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे लेस एनर्जी इज released when new attractions are set up between the haloalkane
and the water molecules as these are not as strong as the original hydrogen bonds in water. As a result, the solubility of haloalkanes in water is low. The solubility of haloalkane in water is low. तो हमसे पूछता है कि क्यों वाटर में लो सॉलिडिटी होती है, तो इसको इस तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो हैलोअल्केन है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होता है, तो उसका वजह क्या है, नया जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा हैलोअल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, न्यू जो इंटरेक्शन सेटअप होगा उनका स्ट्रेंथ लगभग सेम होता है जो कि पुराने इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए हैलोअल्केन है हमारे पास, दूसरा हैलोअल्केन है, इनके बीच इंटरेक्शन है, अच्छा, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कौन सा बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और नया इंटरेक्शन सेटअप होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और हैलोअल्केन के बीच। तो ये इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस इंटरेक्शन और दिस इंटरेक्शन, देयरफॉर हैलोअल्केन्स आर readily soluble in organic solvents। ठीक, तो इसे आप नोट कर लो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन है अपना 10.6। इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट वाला में हमें क्या कर रहा है, ब्रोमोमीथेन। तो सबसे पहले तो इसका क्या करो, स्ट्रक्चर लिख दो, ब्रोमोमीथेन। उसके बाद ब्रोमोफॉर्म का मतलब हो गया CHBr3, क्लोरोमीथेन का मतलब हो गया CH3Cl, डाई ब्रोमोमीथेन, ये हो गया। आपको क्या निकलना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, तो CHBr3 का सबसे ज्यादा होगा बच्चों। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट बोला है, ये भी एक बात है, यानी जिसका ज्यादा है वो सबसे अपन लास्ट में लिख देते हैं, CHBr3, और इससे कम होगा CH2Br2। अब बच गया ये दोनों, तो इसमें CH3Br का ज्यादा होगा, सबसे कम होगा CH3Cl का। दूसरा देखते हैं, दूसरा में 1-क्लोरोप्रोपेन, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हो गया स्ट्रक्चर। 1-क्लोरोब्यूटेन, तो सबसे ज्यादा मोलर मास तो 1-क्लोरोब्यूटेन का है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 1-क्लोरोब्यूटेन का, ये हो गया। उसके बाद ये दोनों का मोलर मास सेम है, आइसोमर है, और ये वाला हमारा ब्रांच तो नहीं है, जो ब्रांच नहीं है उसका ज्यादा होगा, और ब्रांच्ड वाले का यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का कम होगा। तो ये होगा अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद अपना एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शंस। लेकिन बिफोर वी स्टडी केमिकल रिएक्शन,
क्योंकि इसमें आगे रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सारी चीजें मैकेनिज्म वाली इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी बाद में। सो आगे दिक्कत ना आए, दिक्कत से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट स्टडी करेंगे, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम लोग सिर्फ बोर्ड लेवल पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान रहे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, producing all optically active isomer or some isomer active and some are inactive is called optical isomerism। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसमें कि या तो सारे के सारे आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव ही हो, या कुछ आइसोमर्स एक्टिव हो और कुछ इनएक्टिव हो। सारे के सारे इनएक्टिव नहीं हो सकते। अगर सारे इनएक्टिव हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हम इस बात को समझेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है ना। सो नेक्स्ट लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव का क्या मतलब है। व्हेन ए कंपाउंड बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लेते हैं, तो हमारा फोकस कंपाउंड पे है। व्हेन ए कंपाउंड रोटेट plane polarized light in either clockwise or anti-clockwise direction, right side or left side. When a compound rotate plane polarized light in either clockwise or anti-clockwise direction, then compound is said to be optically active. To be optically active, or such compound are also called chiral compound. Compounds are also called chiral compound। चिराल लिखा है, कायरल पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। अब आते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? पीपीएल क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, जैसे बल्ब की लाइट है या सनलाइट है, जो ऑर्डिनरी लाइट है वो ऑल डायरेक्शन में पोलराइज रहते हैं, सभी डायरेक्शन में पोलराइज रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ सोर्स ऑफ लाइट, तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है सभी डायरेक्शन में पोलराइज करता है, इन ऑल डायरेक्शन। ये हमारा है ऑर्डिनरी लाइट, सोर्स ऑर्डिनरी लाइट। लेकिन जब इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं, कौन से प्रिज्म से? निकोल प्रिज्म। ये हमारा जो होता है निकोल प्रिज्म कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मेड अप ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज्ड होने लगती है। ठीक है, इसी लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक, तो व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? तो हम उसको क्या लिखेंगे? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म इट बिगिंस टू वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन, दैट लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। नाउ when plane polarized light is passed through a solution, मान ली कि एक ऐसे सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं जिसके अंदर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं जो किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन है, उस कंपाउंड का हम ऑप्टिकल एक्टिविटी टेस्ट करना चाहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड टू बी टेस्टेड, कंपाउंड टू बी एग्जामिन्ड, इसका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इस कंपाउंड से पास करेगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इस कंपाउंड से पास करेगा तो तीन बातें हो सकती है। जिसके अंदर से पास करेगा तो ऐसा हो सकता है कि या तो बिल्कुल ऐसे सीधे ही पार हो जाए, या इस डायरेक्शन में रोटेट होते हुए बाहर पार हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यह लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो, है ना। यहाँ एंटर किया, उसके बाद थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हुआ, थोड़ा और लेफ्ट में रोटेट हुआ, थोड़ा और में, और बाहर जब आउटकम आया तो लेफ्ट वर्ड ही रोटेशन रहा। ठीक है, तो मैं सिंपल वे में यहां लिख रहा हूं, तीन कंडीशन हम लोग बनाएंगे। ये तो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी टेस्टेड। अब जब आप देखोगे इसको, है ना, तो तीन रिजल्ट सामने आ सकता है। क्या रिजल्ट सामने आ सकता है? हो सकता है, आगे लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है? ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हो सकता है कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड से, तो बिल्कुल ऐसे ही लाइट हमको दिखाई दे जैसा कि प्लेन पोलराइज लाइट था। तो हम बोलेंगे भाई कि इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास करें या ना करें, कोई फर्क ही ना पड़ा। सो हम बोलेंगे कि इन दैट सिचुएशन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। केस दूसरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि कंपाउंड जो है का जो से जब हम पास किए तो जो प्लेन पोलराइज लाइट था वो राइट डायरेक्शन में रोटेट हो गया। इसको ऐसे पास होना चाहिए था इसी तरीके से, तो मैं बोलता कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इस डायरेक्शन से बाहर निकल रहा है इस तरीके से, इसका मतलब ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, तो राइट वे में रोटेशन हो रखा है, राइट साइड में रोटेशन हो रखा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हमें पैटर्न दिख रहा है तो बोलेंगे कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे स्मॉल डी से दिखाते हैं और इस रोटेशन को प्लस साइन से दिखाते हैं, मतलब राइट साइड है ये, है ना, राइट साइड या क्लॉकवाइज है ये रोटेशन हमारा कैसा है? क्लॉकवाइज। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर ये रोटेशन जो है हमारा लेफ्ट साइड हो तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये दोनों केस में कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन लेफ्ट साइड वाले के केस में हम बोलेंगे कंपाउंड इज लेवोरोटेटरी। कंपाउंड इज लेवोरोटेटरी। इसे हम स्मॉल एल या माइनस साइन से दिखाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। और ये जो पूरा सेटअप होता है हमारा,
एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, जब हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारा जो लाइट है वह एक ही प्लेन में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। उस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। निकोल प्रिज्म किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। लेबोरोटेटरी क्या होता है बेटा, जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड से, तो यदि हमें प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन लेफ्ट साइड में दिखाई दे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो हम वैसे में बोलेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन लेबोरेटरी है। कैसा है, लेबोरेटरी है। उसका हम ऑप्टिकल रोटेशन को स्मॉल एल से सिंबल से दिखाते हैं या माइनस साइन से दिखाते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई एक्सपेरिमेंटल। अब हमें समझना होगा कि स्ट्रक्चरली हम देख के कैसे कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है ये चेक करने के लिए कि वह ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो उसके लिए सबसे तो पहले एक चीज जरूरी है कि प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, जितना हमें बोर्ड में पढ़ना है, बोर्ड सिलेबस में। ठीक है, तो कायरल कार्बन, कायरल कार्बन या हम इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, कार्बन। कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो और जिससे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों। जैसे सपोज ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। ठीक है, ये C तो C4 कार्बन है और ये C बस ऐसी ABCD लिखा है, ग्रुप बताया हुआ है। A और B और C कोई भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए और कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, यानी इस कार्बन से कितने ग्रुप लगे होने, 4। कायरल कार्बन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन। अगर आपसे कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन को डिफाइन करने के लिए आ गए तो क्या बोलेंगे, अ कार्बन विच कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड कायरल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या इसमें कोई भी कार्बन कायरल है इस कंपाउंड में, तो आंसर है नो। क्योंकि इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो तीनों तो एक ही जैसे हो गए हाइड्रोजन। इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो दोनों हाइड्रोजन तो सेम ही हो गए। इससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो दोनों तो सेम ही हो गए। इससे 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो तीनों तो सेम ही हो गए। इसमें कोई भी कायल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसमें कायल कार्बन है, तो आंसर इसमें भी नहीं है। क्योंकि इस वाले कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन लगा है, इस वाले कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन लगा है और इस वाले कार्बन की अगर बात करोगे, ठीक है, इस वाले कार्बन की अगर बात करोगे, देखो बीच वाले कार्बन से क्या लगा है, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, लेकिन 2 CH3 लगा है कि नहीं, 2 CH3 लगा है। तो ये दोनों CH3 सेम हो गए, इस वजह से ये कार्बन हमारा कायल कार्बन नहीं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं क्या ये कार्बन कायरल है, नो। क्या ये कार्बन कायरल है, नो। क्या ये कार्बन कायरल है, नो। लेकिन ये वाला कार्बन हमारा कायरल है, क्योंकि इस कार्बन पे अगर देखोगे तो इस कार्बन से क्या लगा है, एक क्लोरीन और इधर को क्या लगा है, CH3 और एक हाइड्रोजन और बचा हुआ क्या लगा है, CH2 CH3, यानी इथाइल ग्रुप लगा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये चारों अलग ग्रुप लगे हुए। इसका मतलब ये हमारा कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को हम लोग स्टार से दिखाते हैं, स्टेरिक सिंबल से। तो इसमें कायरल कार्बन है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना एग्जाम्पल है 10.8 NCERT का। कह रहा है आइडेंटिफाई कायरल
and achiral molecules in each of the following pair of compounds. तो देखिए ये वाला जो कार्बन है इससे हाइड्रोजन, ब्रोमीन और CH3 और OH चारों अलग अलग लगे हुए हैं, तो हम लेंगे कायरल है। ठीक है, तो कायरल है। ठीक है, इस वाले में हमारे पास CH3H तो डिफरेंट है, बट ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन सेम है, यानी ये कार्बन हमारा कायरल नहीं है, इसे हम बोलेंगे कि ये एकायरल कंपाउंड है। अब देखते हैं इसमें ये वाला जो कार्बन है बेटा, उससे OH, H, CH3 और इतना बड़ा जो ग्रुप लगा है प्रोपाइल ग्रुप CH2, CH2, CH3, all four groups attached are different, so this carbon is chiral, so compound is chiral। तो फर्स्ट वाला chiral है, इस केस में ये वाला और ये वाला ग्रुप जो है एक जैसे हैं, इसलिए ये वाला जो हमारा है achiral है। इस केस में इस वाले कार्बन से क्या लगा है, हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, दोनों अलग हो गए, एक CH3 तीनों अलग हो गए और एक CH2 CH3 चारों अलग हो गए। तो सो फर्स्ट इज कायरल बिकॉज दिस कार्बन इज कायरल। लेकिन इस केस में इस कार्बन से 2H लगा हुआ है, ए कायरल है, इससे भी 2H लगा है, इससे भी 2H लगा है, इससे 3H लगा है, कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, सो दिस इज ए कायरल। ठीक, तो बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिमेट्री एंड डिसिमेट्री। ऐसे लिखते हैं, एसिमेट्री और डिसिमेट्री एक ही बात है। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल which lacks all kind of symmetricity are disymmetric और asymmetric। डिसमेट्रिक और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की क्या पहचान है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्रिसिटी नहीं है, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, डिसमेट्रिक या एसिमेट्रिक। एंड एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि डिसिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव यानी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल होते हैं वो मॉलिक्यूल। कैसे होते हैं, कायरल, नो एक्सेप्शन, इस चीज का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, एंड साथ में यह भी देखा गया है कि सिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि वो एकायरल मॉलिक्यूल होते हैं। बोर्ड के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही कायरल कार्बन तक कोर्स हमारा है, ओनली वन कायरल कार्बन। तो अगर हमारे पास एक ही कायरल कार्बन है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं, हम लोग अपना डिस्कशन बिल्कुल बोर्ड लेवल तक रख रहे हैं, तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, तो इस कार्बन से 4 ग्रुप लगे हुए, इसे हम फिशर प्रोजेक्शन में भी दिखा सकते हैं। 4 ग्रुप कौन कौन है, एक CH3A, एक यहां पे भी आप लिख लो CH2 CH3 और एक इथाइल ये। ठीक है, तो मान लिया मैंने CH लिख दिया और इथाइल को मैंने यहाँ ET लिख दिया, और एक हो गया H, एक हो गया Br, चारों ग्रुप अलग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तो एक्टिव होता ही है, इसका अगर हम मिरर इमेज ले लेते हैं, मिरर इमेज ऐसे ले सकते हैं,
नीचे से भी ले सकते हैं, कैसे भी, आइदर वे में। जैसे मैंने ये इमेज ले लिया तो इधर से इमेज लिया तो Br बना और क्या बना H, और CH3 और क्या बना Et। सपोज इसको मैंने बोला फर्स्ट। अब इस फर्स्ट वाले में किसी भी दो ग्रुप को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने H को पकड़ा, Br को पकड़ा, और आपस में इस दोनों का पोजीशन क्या कर दी मैंने, पोजीशन नहीं बोलेंगे, ओरिएंटेशन फ्लिप कर दिया। Br लेफ्ट कर दिया, H राइट कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। यानी एक पेयर को मैंने आपस में क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनांसियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनांसियोमर। ठीक है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस थीटा है डिग्री, तो इसका होता है माइनस थीटा डिग्री। या अगर इसका माइनस थीटा डिग्री होता लेफ्ट वाले का, तो इस वाले का होता, राइट वाले का हो जाता फिर प्लस थीटा डिग्री। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये अगर एक्टिव है तो यह भी एक्टिव है। दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ साइन अलग है। अगर इसे मैंने बोला डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो ये होगा लेबोरोटेटरी। ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है, यह अपने इमेज पे, इस वाले पे सुपर इम्पोज नहीं करती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। सो इनांसियोमर क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनांसियोमर? तो इनांसियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, इनांसियोमर हैज लिख लीजिए, इनांसियोमर हैज, मतलब ये भी इनांसियोमर है, ये भी है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनांसियोमर है। तो इनांसियोमर हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज, ठीक है। इसे मैंने फर्स्ट बोला, तो इसे बोलेंगे सेकेंड। अब जैसे मैंने बोला, ध्यान समझिएगा कि H और Br के पोजीशन ओरिएंटेशन को आपस में फ्लिप कर दिया। नाउ यानी कि सेकेंड जो हमने जनरेट किया है फर्स्ट वाले से, ऐसा भी हो सकता था कि मैं इधर से इमेज लेता तो इथाइल ऊपर चला जाता और मिथाइल नीचे, और HBr वहीं रह जाता। तो हमें ऐसा लगता कि HBr तो अपने ही स्थान पे है, सिर्फ हमने क्या करा है कि इथाइल और मिथाइल के ओरिएंटेशन को आपस में फ्लिप कर दिया है। ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट से सेकेंड कैसे ड्रॉ किए हो, H और Br को फ्लिप करके, यानी एक पेयर को फ्लिप करके, उसी तरह से अगर मैं इसे थर्ड बोलता हूं, तो थर्ड फर्स्ट से कैसे ड्रॉ किए हो आप? HBr को तो अपनी ही जगह पे रखा है आपने, सिर्फ आपने इथाइल और मिथाइल को फ्लिप किया है, आपस में पोजीशन फ्लिप किया है। सो यहां भी एक पेयर को आपने क्या करा है, फ्लिप किया है। अगर यहां से यहां एक पेयर फ्लिप किए हैं, यहां से यहां एक पेयर फ्लिप किए हैं, तो फर्स्ट से जो थर्ड जनरेट हुआ है और फर्स्ट से ही जो सेकेंड जनरेट हुआ है, ये दोनों सेकेंड और थर्ड बेसिकली आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। कैसे होंगे? आइडेंटिकल। सो नाउ क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूंकि सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिकल है, यानी एक ही मॉलिक्यूल है, आंखों से हो सकता है अलग दिख रहा हो, आंखों से अलग दिख रहा हो। क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि इस वाले में H राइट है और इस वाले में राइट में Br है ना। लेकिन कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि आप इनांसियोमर का जो पेयर है, फर्स्ट सेकेंड को भी कह सकते हो, फर्स्ट थर्ड को भी कह सकते हो, यानी आप मिरर कैसे भी ले सकते हो। एक दो और एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज हमारे पास है यहाँ Br, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ आयोडीन। तो इसका अगर मुझे एक इनांसियोमर ड्रॉ करना है, ठीक है, इसका हमें इनांसियोमर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस साइन बना देंगे। किसी भी दो ग्रुप का पोजीशन आपस में फ्लिप कर देंगे।
किसी भी दो ग्रुप को। सपोज आपने ब्रोमीन और आयोडीन को पिक किया, बाकी चीज को उतार दिया, तो ब्रोमीन आपको नीचे लिख देना है, आयोडीन ऊपर लिख देना है। ये कायरल कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से चारों ग्रुप जो लगे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब डिफरेंट है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ऐसे प्लस साइन बना दिया और फ्लोरीन, क्लोरीन को अपने स्थान पे एज इट इज उतार दिया, सिर्फ आयोडीन, ब्रोमीन के पोजीशन को फ्लिप कर दिया है। ठीक है, तो यहां से यहां आप गए हैं, तो इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा कि ये इनएनसियोमर है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट। सिमिलरली थोड़ा और दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ फिनाइल है, और यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ मान लो फ्लोरीन। अगर आपको इसका इनैंसियोमर ड्रॉ करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्लस साइन बना लीजिए। किसी भी दो ग्रुप का पोजीशन आप फ्लिप कर सकते हो। जब मैं बोल रहा हूं किसी का, तो किसी का भी। सपोज ये फ्लोरीन और फिनाइल मैंने उतार दिया अपने स्थान पे। अब बचे हुए पोजीशन को अगर आप फ्लिप कर देते हैं तो यह भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनांसियोमर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनांसियोमर। अरे सर वाह, क्या बात बता दिया। लेकिन स्कूल में हमें क्या करना होता है, सिंपली आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली क्या करना है, मान लो कि ये आपको दिया हुआ है और इसका आपको इनांसियोमर बनाना है, तो सीधे सीधे ऐसे आपको मिरर ले लेना है, या नीचे से मिरर ले सकते हैं। ठीक है, नीचे से मिरर इमेज लेना चाहे ऊपर से लेना, एक ही बात है। राइट से लेना या लेफ्ट से लेना, एक ही बात है, क्योंकि फाइनल जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो सेम ही आएगा। सो अब हम ऐसे लिख लेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे, इनहांसियोमर। ठीक है, अब आता है एक चीज, रेसमिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मॉडिफिकेशन या इसी को बोलते हैं, अपना एनसीईआरटी लिखता है रेसमिक मॉडिफिकेशन, या इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर होता है equimolar, it is equimolar mixture of enantiomer. Rest mixture is what? It is an equimolar mixture of enantiomer. enantiomer का equimolar mixture होता है। ठीक है, racemic mixture is optically inactive. इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू, क्यों होता है भाई, तो ड्यू टू, कारण लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये भी कभी कभी आता है कारण, तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये क्या होता है? तो सबसे पहले तो रेस्ट मिक्सचर समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, बीकर है, ठीक, और इसमें मैंने ले लिया CH3, यहाँ इथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, तो ये एक इनैंसियोमर है, राइट। दूसरा इनैंसियोमर ले लेते हैं इसी बीकर में, और सपोज दोनों मैंने 1:1 रेशियो में लिया है बाई मोल, एक मोल इसका, एक मोल इसका। अब इससे जब हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे, इसके अंदर जब प्लेन पोलराइज लाइट एंटर करेगा, तो अगर इसका रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन प्लस थीटा है, तो इसका माइनस थीटा होगा। वेल, ठीक है बात। तो क्या होगा कि प्लस थीटा, यानी जब इसके अंदर प्लेन पोलराइज लाइट एंटर करेगा, तो ये अगर राइट साइड रोटेट कर देगा उस प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये वाला कंपाउंड तो लेफ्ट साइड करेगा रोटेट, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट साइन। सो नेट बाहर जो प्लेन पोलराइज लाइट निकलेगा, निकलेगा विथ जीरो रोटेशन, विथ जीरो रोटेशन। ठीक है, इसलिए इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि रेसमिक मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है क्योंकि जीरो रोटेशन है। कारण क्या है,
कि पहले मॉलिक्यूल का रोटेशन कैंसिल हो गया दूसरे इनांशियोमर के रोटेशन की वजह से। सो रोटेशन एक्सटर्नली कैंसिल आउट हो रहा है। एक्सटर्नली मतलब एक मॉलिक्यूल का रोटेशन दूसरे मॉलिक्यूल के रोटेशन के द्वारा कैंसिल हुआ है, इसलिए इस घटना को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन। सो बच्चों, रेस्ट मिक्सचर क्या होता है या रेस्ट मॉडिफिकेशन क्या होता है? और ये जो रेसमिक मिक्सचर है, इसका रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ये डेक्स्ट्रोरेटरी है तो प्लस से दिखा रहे हैं, ये लेबोरेटरी तो माइनस दिखा रहे हैं। तो इस रेसमिक मिक्सचर को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, प्लस माइनस। या इसे हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मॉडिफिकेशन। खाली डेक्स्ट्रोरेटरी वाले को ऐसे दिखाते हैं, लेबोरेटरी वाले को ऐसे दिखाते हैं, और अगर इनका इक्विमोलर रेशियो है तो उस वो रेसमिक से बन जाएगा, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं प्लस प्लस ब्यूटान टू ओल, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ब्यूटान टू ओल। क्या मतलब है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑफ ब्यूटान टू ओल। अगर मैं बोलता हूं माइनस ब्यूटान टू ओल, इसका मतलब है लेबो रोटेटरी ऑफ ब्यूटान टू ओल। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ब्यूटान टू ओल, इसका मतलब है रेसमिक मिक्सचर ऑफ ब्यूटान टू ओल। क्लियर है? तो हम लोग रेस्ट मिक्सचर समझ गए, इनांशियोमर समझ गए। व्हाट डू हाउ कैन यू डिफाइन इनांशियोमर? तो इनांशियोमर इज ए नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कंपाउंड। ठीक है, ओके। यहां तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे मोस्टली हम फिशर प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, वैसी वेज डैश नोटेशन में भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ये सॉलिड वेज का मतलब होता है एबव द प्लेन ऑफ द पेपर। यहां लिख दिया C2H5, और नॉर्मल बॉन्ड पे मैंने HOH लिखा है, ये ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं। और ये डैश वेज का मतलब है बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग लगा है। कौन कौन भैया? OH, H, C2H5 एंड CH3। इसका अगर आपको इनैंसियोमर लिखना है सपोज, तो सामने आपने मिरर रख दिया। मिरर रखेंगे तो क्या होगा? OH इस तरफ आ जाएगा और CH3 हमारा यहां रहेगा, डैश वेज वाला इमेज इधर को बन जाएगा, और हमारे पास इथाइल का इमेज इधर बनेगा C2H5 और H ऐसे। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे बच्चों? इनैंसियोमर। ठीक है, तो स्कूल लेवल पे हमें तो इतना ही जानकारी रखना है ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड। एक ही कायरल कार्बन पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? जैसे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, अगर कायरल कार्बन वाला यानी एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर वाला जो बॉन्ड है वो प्रिजर्व रह जाता है, उसकी व्यवस्था जो है प्रिजर्व रह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन।
ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब, मान लो जैसे कि ये कायरल कार्बन है, समझना ध्यान से, और इससे लगा हुआ है ग्रुप एक CH3 और एक लगा हुआ है मान लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है, और एक इससे लगा है CH2 CH3, ठीक है सर, और इससे लगा है CH2, फिर लगा है OH। तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये वाला ग्रुप इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है और ये CH2H, चारों अलग है। तो ये वाला कार्बन हमारा कैसा है? कायरल कार्बन। तो इस कायरल कार्बन के जो बॉन्ड है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये बॉन्ड है XYZW, ये बॉन्ड है। तो अगर ये बॉन्ड प्रिजर्व रह गया आफ्टर द रिएक्शन, बॉन्ड और उससे लगे हुए ग्रुप का ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट, तो हम बोलेंगे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। उदाहरण के तौर पे जब हम इसके ऊपर HCl डालते हैं और गर्म करते हैं, और सपोज ये प्रोडक्ट बना कि यहाँ से कुछ नहीं हुआ, मान लो ये OH और H, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। लेट अस सपोज वी आर जस्ट थिंकिंग कि ऐसा हुआ है, टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट रिटेंशन। सपोज ऐसा ही हुआ है कि वाटर निकल गया, सिर्फ ये काम हुआ है मान लीजिए, और बाकी जो चीज जैसे है वैसे मान लीजिए लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यही ना कहेंगे कि भाई जो बॉन्ड को मैंने यहाँ Y लिखा था, वो बॉन्ड तो अभी भी Y है ही, बॉन्ड पे ध्यान देना है, और ये X लिखा था, इधर Z लिखा था, इधर W लिखा था, तो ये बॉन्ड का ओरिएंटेशन प्रिजर्व्ड है। सो हम यहाँ बोलेंगे कि इस रिएक्शन में रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन हुआ है। ऐसा हो सकता है कि चूंकि इस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एक्सपेरिमेंटली हम ये देखते हैं कि इसका जैसे यह लेबोरेटरी है -2 मिथाइल ब्यूटान 1 ओल, और ये कंपाउंड ही चेंज हो गया क्योंकि यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटली इसका ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रोरेटरी होता है, और ये इसका नाम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो ध्यान समझिएगा, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो गया है क्योंकि कंपाउंड ही चेंज हो गया ना, उसका OH ओल है और यहाँ पे क्लोरो आ गया है। रोटेशन में चेंज, बट कायरल कार्बन के क्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो बॉन्ड की व्यवस्था है, वो चेंज नहीं हुई। सो रिटेंशन को रोटेशन से लेना देना नहीं है, रोटेशन के साइन से लेना देना नहीं है। रिटेंशन का मतलब है preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation. So what is retention? So retention के लिए definition क्या लिखेंगे? Retention of configuration is the preservation of, preserve यानी बचा रह जाना, of the spatial arrangement of bond to an asymmetric center। एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब है कायरल सेंटर, यानी कायरल कार्बन जिसके अलोंग चारों ग्रुप अलग हैं। एसिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लेबोरेटरी से डेक्स्ट्रो में ही चेंज होगा रिटेंशन के केस में। ड्यूरिंग रिटेंशन ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज, ऑफ साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज, बट रिटेंशन हैज नथिंग टू डू विद द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन की माइनस से प्लस हो जाएगा या प्लस से माइनस हो जाएगा। और ऑप्टिकल रोटेशन मान लो इसका -40 डिग्री था, इसका +50 डिग्री हो गया, ऐसा इससे बात से कोई लेना देना नहीं है। So NCERT क्या लिखती है? It is important to note that configuration at a symmetric center, यानी कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कॉन्फ़िगरेशन सेम का मतलब बॉन्ड की स्पेशियल अरेंजमेंट सेम है, बट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हैज चेंज्ड इन द प्रोडक्ट। This is so because two different compounds तो entirely different है, with same configuration at a symmetric center may have different optical rotation। एक हमारा लेबोरेटरी है तो अगला क्या है? डेक्स्ट्रोरेटरी है। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक में OH ग्रुप था, एक में Cl ग्रुप था। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसमाइजेशन, अभी तीनों चीज बात कर रहे हैं एक साथ। मान लो कि आपके पास एक इस तरह का कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन है हमारा, और ये CH3, और X सपोज लिविंग ग्रुप है, हेलोजन ही मान लो। इस पे कोई रिएजेंट हमने डाल दिया Y, और सिंपली क्या हुआ कि जहां पे X था वहीं पे एग्जैक्टली Y आ गया। तब भी हम यही कहेंगे कि बॉन्ड की जो स्पेशियल अरेंजमेंट थी, जैसे इस वाले बॉन्ड को मैं A बोल देता हूं, इसको B, इसको C, इसको D, तो A वाला बॉन्ड अपने स्थान पे, B C D बॉन्ड उसी जगह पे, खाली X हट के Y आया है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये रिटेंशन हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस प्रोडक्ट को हम कैपिटल A मान लीजिए कि बोल देते हैं। उस तरह से इस पे मैंने एक रिएजेंट डाला Y, ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले में इधर से Y अटैक करने आया हो, इधर से Y अटैक करने आया हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि Y इधर से अटैच हो गया और ये जो स्ट्रक्चर था वो हमारा फ्लिप सा हो गया है। स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या हो गया? फ्लिप हो गया। तो हम इसे बोलेंगे कि ये इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? इन्वर्जन। तो अगर किसी रिएक्शन में ऐसा अगर होता कि सिर्फ ये जो सबस्ट्रेट है सिर्फ प्रोडक्ट ए अगर दे तो हम बोलेंगे कि रिटेंशन हुआ है। अगर ये सबस्ट्रेट सिर्फ प्रोडक्ट बी दे तो बोलेंगे कि इन्वर्जन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि अगर हम इस पे y डालें तो a भी हमें मिला और b भी मिला, यानी कि हम बोलेंगे कि a भी मिला और b भी मिला और a और b एक दूसरे का रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है, इनैंशियोमर है, तो हम बोलेंगे कि रेसमिक मिक्सचर हमको मिला। रेसमाइजेशन हो गया क्योंकि
इन्वर्जन वाला भी प्रोडक्ट मिला है और रिटेंशन वाला भी मिला है। क्लियर है? तो इस चीज को हम आगे लिंक करेंगे कि ऐसा जो होता है जनरली SN1 मैकेनिज्म में होता है रेसमाइजेशन, और इन्वर्जन जो होता है जनरली SN2 में होता है, और रिटेंशन जो होता है SNI में होता है। SNI अपना स्कूल वाले कोर्स में नहीं पढ़ना है, जिसमें सिर्फ रिटेंशन होता है। ठीक, तो SN1 क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे SN1 SN2। तो ये वाला लेक्चर, थर्ड लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।